हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड वाला टॉपिक जो है हमारे पास सोल्यूशन में है वो हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सेकंड वाले टॉपिक में मेरा है मेजरमेंट ऑफ सोल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ सोल्यूशन में बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमारे पास हमारे पास है टर्म फर्स्ट मास परसेंटेज हमारे पास है। तो मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे लिए सॉल्यूशन ने एक रेशो लिया है। रेशो इन द सेंस कि इफ वी मास परसेंटेज को हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज mass of solute present in 100 gram of solution. सो हमारे पास कितना मास सॉल्यूट का होगा, वो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन्स हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन mass percentage. We define here mass of the solution. Mass of this solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. तो यहां पे हमारा ये चीज याद रखना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास 100 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूट x होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट y होगा। तो ये वाला हमें याद रखना है अगर हमें मास परसेंटेज लेना है। तो यहां पे फार्मूला हमारे पास क्या है मास परसेंटेज के लिए, तो फार्मूला हमारे पास मास परसेंटेज के लिए ये है। सो वी कैन से मास परसेंटेज इज आल्सो नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज। सो वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution divided by mass of solution into 100. So mass of solution mass of solute divided by mass of solution into 100, इससे हम वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है दैट इज इक्वल टू 5% जो है ऑफ C2H5OH, 5% जो है किसके, इथेनॉल की। तो इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है, सो इन टर्म्स ऑफ W by W percentage, it is equal to 5 gram of C2H5 is present in 100 gram of solution. 100 gram of solution. So here I will define as mass of solution is equal to 100 gram. But as per formula, mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent.
plus mass of solvent is equal to 100 gram. So mass of solute 5 grams है, mass of solvent x मैंने यहाँ इसके लिए दिया, so that's equal to 100 gram. So x is equal to 100 gram minus 5, that's equal to 95 gram. तो 95 ग्राम यहाँ पे हमें मिलता है mass of solvent. So here 95 gram is mass of solvent. Mass of solvent. तो यहाँ पे मैंने mass percentage को W/W परसेंटेज से डिफाइन किया. इसका मतलब है सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है. वहां से ही सोल्यूशन ने रेशियो लिया 100 ग्राम. अगर सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, इसमें से 5 ग्राम आपने इथेनॉल के लिए, तो 95 ग्राम सॉल्वेंट के हैं. लेकिन टोटल मिला के, टोटल कंबाइन होके 5 + 95 इज इक्वल टू 100 ग्राम. सो दिस इज ओवरऑल वेट बाय वेट परसेंट और मास परसेंटेज. अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है हमारे पास? दिस इज अगेन सेकंड टर्म दैट डिफाइन्स द मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन. सेकंड हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स it can be defined as volume of solute present in 100 ml of solution. यहां पे भी आपको रेशियो मिलेगा. रेशियो यहां पे क्या है? 100 ml है, क्योंकि हम वॉल्यूम को ml में डिफाइन करते हैं. तो फार्मूला से हम क्या लिखेंगे? सो V by V percentage is equal to वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू 100. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास कुछ होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास है? 100 ml. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज ओवरऑल फॉर्मूला. ये हमारे सेकंड टर्म है. इसमें मैं एग्जांपल यहां पे लिखूंगा. अगर हमारे पास है यही इथेनॉल का या किसी और का, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ml ऑफ 10% ऑफ मेरे पास C2H5OH है. तो इट मीन्स 10 ml ऑफ C2H5OH is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution. This is overall 100 ml of solution, which means if
10 ml जो है ये सॉल्यूट के हैं और बाकी जो 95 ml बचे हैं 100 में से, इसमें से 95 ml जो है वो सॉल्वेंट के, So this is overall second term that gives the measurement of solution, that is known as volume by volume percentage. Volume by volume percentage में से 10 ml आपको लेने हैं सॉल्यूट के और 90 ml लेने हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के, दोनों को मिला के 100 ml बनेगा. So this is overall the measurement of solution in terms of volume by volume. थर्ड हमारे पास है, थर्ड टर्म इज वेट बाय, थर्ड टर्म इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. दिस इज द थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म हमारे पास है, अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखूंगा, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution. So therefore mass by weight percent, mass by weight percentage is equal to mass of solute, divided by volume of solution into 100. So mass of solute क्या होगा, volume of solution में into 100. बट यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ पे इस वाले टर्म के लिए हमारे पास पता होना चाहिए डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी हम रो से दिखाते हैं, दैट्स इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम. अगर डेंसिटी हमें पता है तो वॉल्यूम हमें पता है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकलेगा. एंड अगर हमें मास ऑफ पता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सॉरी, डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकलेगा. सो यहाँ पे कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू वी. मास डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू वी, यानी वी अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसके लिए हमें पता होना चाहिए मास डिवाइडेड बाय रो. तो ये फार्मूला भी कभी कभार जरूरत पड़ती है, और जब भी ये फार्मूला हमें जरूरत पड़ेगी तब हमें पता चलेगा कि ये वाली टर्म कहाँ यूज होती है कैलकुलेशन में. जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना होगा तो उस समय हमें खुद ब खुद पता चलेगा कि ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन कहाँ से हमें यूज लगेगी. लेकिन याद रखना चाहिए, डेंसिटी, मास पता होगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ द सॉल्यूट है. तो यहाँ पे याद रखना चाहिए, यहाँ पे दोनों चीजें अलग है. ये मास सॉल्यूट का है, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, तो दोनों चीजें अलग अलग है. इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर हमारे पास 12% HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है 12%, तो ये 12% जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है 12 ग्राम HNO3, 12 ग्राम HNO3 सॉल्यूट का है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. वॉल्यूम पता नहीं है, वॉल्यूम हम ऐसे निकालेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए मास, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकलेगा. तो ये पता होना है 12 ग्राम HNO3, इसका मतलब है 12 ग्राम जो है वो 12 ग्राम HNO3 के हैं जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, जिससे हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म है दैट आई डिस्कस्ड हियर. इससे हमें पता चलता है
कि वॉइड बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है। तो दिस इज द अगेन टर्म दैट आई क्लियर हियर। इसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बाद हमारे पास है मोलैरिटी। सो राइट डाउन मोलैरिटी। इसके बाद हमारे पास है मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी। सो राइट डाउन फोर्थ टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी हम कैपिटल एम से यहां डिफाइन करते हैं। तो मोलैरिटी किसके बराबर है? तो इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड as number of moles of solute, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution. So M is equal to number of moles of solute, number of moles of solute, वो हम n से दिखाते हैं, याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम n से दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास डेफिनेशन से पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लीटर में होना चाहिए। तो दिस इज ओवरऑल मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है यहाँ पे। सो m इज इक्वल टू n divided by v into L. This is overall molarity. तो यहाँ पे हम यूनिट भी देख सकते हैं, मोल्स, मोल्स के लिए डिवाइडेड बाय लीटर, लीटर से हम ये डिफाइन करेंगे मोल्स पर लीटर। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है जिससे हमें मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी की कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक इक्वेशन में बनाऊंगा, यहाँ पे अगेन आई विल शो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन अनदर वे। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो लीटर में है। सो m इज इक्वल टू n by v into L. सो m इज इक्वल टू, अगर मैं इस लीटर को कन्वर्ट करूंगा ml में तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 1000 को। सो n डिवाइडेड बाय v into ml into 1000. This is another type of equation that I am going to show here. यहाँ पे मैं m is equal to n divided by v, अगर हमें लीटर को ml में कन्वर्ट करना है into 1000, और we can say m is equal to, ये n जो है n यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, n is equal to given mass divided by volume, given mass divided by molar mass. So यही इक्वेशन में लिखूंगा n is equal to given mass divided by molar mass. In the 11th class मोल, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है तो मास पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो n की जगह मैं लिखूंगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, ये जो v है v को मैं ऐसे लिखूंगा 1 डिवाइड बाय v इनटू ml, और 1000 है अपना। दिस इज अगेन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिखूंगा m इज इक्वल टू गिवन मास या मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मोलर मास इनटू 1000 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 1000 डिवाइड बाय v जो है ml में लिख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन भी हमें यहाँ डिफाइन हो जाएगी। असल में यही चलते m इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 1000 इनटू v। इट मींस व्हेन वी, हमें मोलरिटी पता होगी तो मोलरिटी से हमें ये पता चलेगा कि जब भी मोलरिटी हमें यहाँ पे डिफाइन कर दी है या होगी, हमें वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, मास भी पता होना चाहिए, तब हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी में याद रखिए, यहाँ पे मैं एक, अगर हमारे पास Al2SO4 का होल 3, इसकी मोलरिटी है सपोज 0.2 मोल।
तो जो ही हम ये किसी सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालने के बाद, जब भी हम ये सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालने के बाद आपको पता है कोई भी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन होती है वो डिसोसिएट होता है। अगर Al2SO4 का होल 3 है तो Al2SO4 का होल 3 है, ये 1 मोल है। यहाँ पे जो पहले मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं होगा तो 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये दो चीजों में हम इसको लिखेंगे, जब भी ये सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, तो Al2 कैसे हो जाए, ये हो जाएगा 2Al3 पॉजिटिव एंड SO4 जो है थ्राइस SO4 2 माइनस, ये आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा। जब भी आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा, आयन्स में डिसोसिएट करने के बाद आपका क्या यहाँ पे है, Al2 जो है तो यहाँ पे बनेगा ट्वाइस Al3 पॉजिटिव एंड SO4 जो है थ्राइस SO4 2 माइनस। तो ये जो सॉल्यूशन में आने के बाद यहाँ पे हमें 2 मोल्स मिल गए, यहाँ पे हमें 3 मोल्स मिल गए। तो मोलरिटी जो है अब हमें अलग अलग आयन्स की निकालने हैं। तो अलग अलग आयन्स की क्या यहाँ पे मोलरिटी आ जाएंगे, जो इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा 2, तो इसको 2 इंटू 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.4 मोलरिटी यहाँ पे आ जाएगी 2 आयन्स की। इसी तरह अगर यहाँ पे कितने आयन्स में हो गए, कितनी मोल्स आ गई, ये 1 मोल था, 1 मोल के लिए इतना था मोलरिटी। लेकिन जब ये आयन्स में आ गया, आयन्स में आने के बाद इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 0.2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 3 इंटू 0.2, 3 2 0.6 मोल्स यहाँ पे आ गई अलग अलग आयन्स के। तो अलग अलग आयन्स के लिए मैं और कैलकुलेशन की, लेकिन ये सिंपली यहाँ पे है इस वाले कंपाउंड के लिए। इस वाले कंपाउंड के लिए मोल्स यहाँ पे 1 है, क्योंकि जो पहले मल्टीप्लाई होता है कोएफिशिएंट में तो उसको ये 1 है यहाँ पे, तो उससे हमें 0.2 है वहां से क्वेश्चन में, या मैंने यहाँ से एग्जांपल बताया। लेकिन जब मैंने इस सॉल्यूट को डाला सॉल्यूशन में, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डालने के बाद आयन्स में कन्वर्ट हो गया, और जब भी आयन्स में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे मेरे पास 2 आयन्स बन गए, यहाँ पे 3, तो 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी मोलरिटी 0.4 आ गई, तो इसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसकी आ गई 0.6। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है मोलरिटी के लिए। अब मैं आपको और एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, अगर मैंने सॉल्यूशन लिए हैं, मेरे पास 2 सॉल्यूशन है जिसमें मैंने लेट अस डिफाइन हियर ए कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन करूंगा, अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स और दूसरे सॉल्यूशन के, दोनों सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो n इज सेम, तो उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगी, उसमें कौन सी इक्वेशन हमें डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे और एक इक्वेशन मोलरिटी में है। अगर आप देखोगे मोलरिटी में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, कंसिडर 2 केसेस। One case is that I have a solution which contains same number of moles। तो मेरे पास यहाँ पे A है कंडीशन और B है। तो A कंडीशन में क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल जो है वो है सेम, Na है, नंबर ऑफ मोल्स n है। तो यहाँ पे क्या है, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम v1 है। मोल्स नंबर ऑफ मोल्स सेम है, सिर्फ मोलरिटी और वॉल्यूम में डिफरेंस है। ये सॉल्यूशन A है। यहाँ पे मैंने और एक लिया है सॉल्यूशन B। तो सॉल्यूशन B में मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन B में मैंने क्या लिया है, नंबर ऑफ मोल्स n, मोलरिटी m2, वॉल्यूम v2। यानी इन 2 सॉल्यूशन में खाली मैंने डिफरेंस की है वॉल्यूम और मोलरिटी में, बाकी जो n है वो सेम है। यहां जो n है वो यहां पे भी n है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे मोलरिटी किसके बराबर है, सो m1 इज इक्वल
मोलैरिटी यहाँ पे किसके बराबर है, n डिवाइडेड बाई V1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और वी कैन से मुझे n निकालना है, तो m1 V1 इज इक्वल टू n, दिस इज सेकंड इक्वेशन। पहले वाले सॉल्यूशन में मुझे क्या निकला, यहाँ पे अगर मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स सेम रखे हैं, सिर्फ मेरा चेंज कहाँ पे है, मोलैरिटी m1 है, मोलैरिटी अलग है, वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम अलग है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, मेरा m1 किसके बराबर है सर, आप बोलोगे ये कहाँ से लाया, क्योंकि आपने अभी डिफिनीशन में पढ़ा है n डिवाइड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, दैट्स इक्वल टू m। तो 1 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, m1 इस वाले सॉल्यूशन का, m2 इस वाले सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इस वाले का, वॉल्यूम इस वाले का। सो यहाँ पे मैंने m1 लिया है n डिवाइड बाई v1, तो n किसके बराबर लिखा, m1 v1 इज इक्वल टू n। इसी तरह यहाँ पे भी है सेकंड, सो m2 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई v2, दिस इज थर्ड, एंड n इज इक्वल टू m2 v2, दिस इज फोर्थ। नाउ यहाँ पे भी मेरा n निकल गया, यहाँ पे भी मेरा n निकल गया, तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 4, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 4, देन ये भी n के बराबर है, ये भी n के बराबर है, सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सो ये वाली इक्वेशन याद रखिए, दिस इज अगेन जो मोलैरिटी में यूज होती है, मोलैरिटी में यहाँ यूज होती है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इज यूज्ड इन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में ये हमने एक केस बनाई, एक कंडीशन बनाई, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है दो सॉल्यूशन के लिए, तो उस वक्त m1 v1 किसके बराबर होता है, m2 v2 के बराबर। ये दो ही सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिए, खाली आई हैव चूज हियर ओनली 2 सॉल्यूशन, यू कैन टेक 3 सॉल्यूशन, यू कैन टेक 4 सॉल्यूशन। वहां पे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 के बराबर, इज इक्वल टू m3 v3 के बराबर, इज इक्वल टू m4 v4 के बराबर। ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर टू बी डिफाइंड हियर, एंड ड्यू टू दैट दिस टाइप ऑफ फार्मूला इज, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है न्यूमेरिकल्स में, तो ये वाली इक्वेशन हमें डिफाइन होती है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सो राइट डाउन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कैसे होता है, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में यहाँ पे दिखाऊं। सो राइट डाउन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। सो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, effect of dilution on molarity, effect of dilution on molarity। so effect of dilution के लिए क्या है लिखिए, so write down molarity मुझे पता है n डिवाइड बाई v के बराबर है, दिस इज इक्वेशन। so वॉल्यूम अगर आप बढ़ाओगे, it means if volume is increased, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हो तो उस पर क्या इफेक्ट आ जाएगा मोलैरिटी पे। यू नो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनटू v, 1/v। तो v बढ़ाओगे मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो नेचुरली अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डाला है, यू हैव टू एडेड मोर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, नेचुरली जो मोलैरिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इन इक्वेशन m इज इक्वल टू n डिवाइड बाई v। इफ यू इंक्रीज v, if volume is increased, then molarity is decreased, then molarity is decreased, molarity is decreased, molarity is decreased। this is what। इसी तरह आप लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। याद रखिए जहां पे भी वॉल्यूम होगा नेचुरली टेम्परेचर वहां पे इफेक्ट करता है। तो m इज इक्वल टू n बाई v। याद रखिए जब भी हम किसी भी कंपाउंड को सॉल्यूशन में टेम्परेचर
देंगे। यहाँ पे मेरा सोल्यूशन है, इसको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा। टेम्परेचर से मोस्टली देखा गया है टेम्परेचर जितना आप दोगे तो बीच वाले कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप क्या करोगे, टेम्परेचर से तो हो जाएगा ऐसा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे कंपाउंड में, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नेचुरली यू फील दैट मोलरिटी जो है, मोलरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। याद रखिए, देखा गया है आज तक। आज तक देखा गया है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोलरिटी जो है, मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है। और मोलरिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यू नो इन द कंपाउंड्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक्स होते हैं, तो मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी, उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, नेचुरली आपका जो मोलरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ओवरऑल effect of dilution on molarity, effect of temperature on molarity. So today's lecture was about the following terms where I have discussed like mass percentage, volume, weight by weight percent, number one मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन किया, मैंने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन किया। इन ऑर्डर टू besides these things, besides these concentration terms, one more term that I have discussed here, that is molarity. and molarity मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई, आपको फार्मूला सिखाया, मैंने आपको दिखाया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, और मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिखाया यहाँ पे। सो दिस इज ओवरऑल टुडेज क्लास। Thank you. I again wants you that please subscribe my channel and like my lectures, like my topics that I have discussed here through YouTube. So मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब चैनल कीजिए और लाइक कीजिए, मेरा जो लेक्चर है कमेंट कीजिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट जो भी यहाँ पे व्यू करते हैं, तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे लेक्चर यहाँ तक आज आपको हो जाएगा। और भी लेक्चर्स में इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक में जो भी होंगे वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू ओवरऑल।